तो ऐसे हमें मतलब होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल पंचामृत परपटी जो है अगर वो यूज करेंगे ये गृहिणी के पेशेंट में हम, तो बाद में ये जो आपको अपेक्षित है रिकरेंस ना हो, तो ये चीज आपको देखने को मिल सकती। और जो है ये अपना बेल मुरब्बा जो है, ये बेल मुरब्बा का अगर इसमें इस्तेमाल करें, या सांडू का बिलाजिल करके एक आता है योग, वो अगर हम इस पेशेंट में इस्तेमाल करें रसायन पुनर्भव के तौर पर, तो जो है उनकी जो सब अग्नि का काम है वो ठीक से होने लगता है। लेकिन गृहिणी के पेशेंट में ये मतलब आपको जब मतलब मेरे कहने का मतलब है कि उनका जो मोशन जो है ना, वो मोशन को कितनी बार जाते हैं, साफ होती है नहीं होती है, मोशन फॉर्म होता है या नहीं होता है, ये चीजें देखनी जरूरी है। और अगर वातज ग्रहणी का पेशेंट है तो वातज ग्रहणी के पेशेंट में अनुलोमन या विरेचन वैसे ऐसी चीजें ऐसे कार्य करने वाले कल्प हमें नहीं इस्तेमाल करते। ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ग्रहणी जो है ग्रहणी से बढ़ सकती है। तो ये बिलाजिल भी सामानो ही देना है? ऐसे कुछ नहीं, सामान में भी दे सकते हैं या फिर आप सुबह शाम खाली पेट भी दे सकते हैं, या आपान काल में भी दे सकते हैं। मोशन को ज्यादा बार पेशेंट को अगर जाना पड़ रहा है ऐसा है। पंचामृत परपटी का भी वैसे ही आप अपान काल में भी यूज कर सकते हैं, अपान काल या समान काल जैसे आप चाहें। पेशेंट पंचामृत पर पटी हाँ जीरा, वर्जित जीरा और इसके साथ भी कहा है वर्जित जीरा और शंख खड़ी शक्कर या शंख चूर्ण, क्या। शंख भस्म, खड़ी शक्कर। तो ये अनुपान वर्जित जीरा ठीक रहे, मतलब शक्कर के साथ ही? हाँ दे सकते हैं ना, वो अनुपान भी दे सकते हैं। गृहिणी में तक्र का और इस्तेमाल डोज करें तो रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है, या शक्कर से तक्रारिष्ट ना? है, तक्रारिष्ट तकरार, का इस्तेमाल भी आप करेंगे तो उससे भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। तकरारिष्ट, हाँ या पंचामृत परपटी का सर? आपको कृमि का भी विचार करना पड़ता है। कई सारे पेशेंट में कृमि भी उसमें निदान मिलता है गृहिणी के पेशेंट्स में। फिर आपको कृमि का विचार करके कुछ मेडिसिन भी ऐड करने पड़ते। हिस्ट्री है कृमि पतन की? बहुत बार होती है, 99% बार गृहिणी के पेशेंट में कृमि की हिस्ट्री होती है। तो ओल्ड एज में क्या सर ड्रग ऑफ चॉइस रहेगा कृमि के लिए? 76 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है। कितना? 76 ईयर्स ओल्ड। हाँ, तो कृमि के लिए कैसा है, आप कृमि का कॉम्बिनेशन भी कुछ पर्सनलाइज निकाल के दे सकते हैं। मैं तो वैसे ही यूज करता हूँ, नहीं तो फिर आप विडंग घन जो है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर कुछ कंडीशंस में आप निम्ब पंचांग भी यूज कर सकते हैं। निम्ब पंचांग घनवटी, इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। कितने दिन देना पड़ता है सर कृमि? तो कैसे है,
वो पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है। पेशेंट का एज अगर कम है, अगर छोटा बच्चा है तो उसको काफी साल के लिए देना पड़ता है कृमि की दवा। और वो अगर मधुर सेवन अगर ज्यादा ज्यादा कर रहा है तो। और ऐसा कुछ नहीं है, एडल्ट पेशेंट है और मधुर सेवन जो वो कंट्रोल कर सकता है या नियमन कर सकता है, नियंत्रण कर सकता है, तो फिर कम बार भी, कम ड्यूरेशन के लिए भी मेडिसिन हम दे सकते हैं। या फिर निम्ब पंचांग का घनवटी का जो टैबलेट है वो फिर हफ्ते में एक बार भी किसी किसी पेशेंट में हम लोग यूज कर सकते हैं। वो डिपेंड्स कैसा है, क्योंकि क्रोमिघ्न जो चिकित्सा है वो थोड़ी कफ और मेद कम करने वाली या जो भारक्षय की ओर लेके जाने वाले ड्रग्स उसके रहते हैं मोस्टली। तो ये आपको सब देखना पड़ता है। अगर कृश व्यक्ति है तो आप ज्यादा फिर ऐसी चिकित्सा ज्यादा दिन के लिए या कुछ ऐसे नहीं दे सकते, तो वो भी सब सोचना पड़ता है। और अगर स्थूल पेशेंट है तो मेदोहर गुगुल भी अगर आप यूज कर रहे हैं तो फिर अलग से कुछ ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। उसमें सब त्रिफला, त्रिकटु, त्रिमद और गुगुल है। मेदोहर गुगुल ये सब कृमि पे काम करता है। मतलब आप जो ड्रग एक डिसीज के लिए यूज कर रहे हैं वो अगर दूसरे डिसीज पे भी काम कर रहा है तो आप वही ड्रग का डोज एडजस्ट कर सकते हैं और ज्यादा दूसरे मेडिसिन उस पे जाने की भी जरूरत नहीं गिरती है। इतना स्मार्ट सिलेक्शन होना चाहिए ड्रग। यह मेदोपाचक भी है, किरातिक्तम अमृता चंदनम विश्वदेशेचम, ये जो है ये भी कृमि पे काम करता है। और जैसे मैंने कहा ये अपकर्षण, निदान परिवर्जन, अपकर्षण और प्रकृति विघात, ये पद्धति से अगर करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये डिटेल विवरण तो सब कृमि एंड मी के मास्टर क्लास में आ चुका है। मतलब बहुत सारी बार ऐसा होता है कि कृमि ये शब्द आया है या कृमि लग रहा है तो लोग डायरेक्ट कृमि कुठार निकालते हैं और विडंगारिष्ट निकालते हैं। तो ये टाइप ऑफ लाइन ऑफ थिंकिंग से कृमि ट्रीट नहीं होता, ये मेरा एक्सपीरियंस। विडंगारिष्ट जो है ये बीच में यूज करना है। मतलब अपकर्षण जैसे मैंने बोला ये किरमानियोवा और विडंग चूर्ण वो जो है वो पानी के साथ देने के बाद उसी दिन एरंडल तेल रात को अगर आप देंगे, दूसरे दिन वो कृमि पतन होता है जुलाब के साथ। तो ये हो गई अपकर्षण चिकित्सा। अपकर्षण चिकित्सा और जो निदान परिवर्जन है वो तो साइड बाय साइड हम बताते ही हैं। और दूसरा अपकर्षण जो आपको देना होता है 6-7 दिन के बाद, समझो आपको देना है वापिस, तो बीच वाले दिनों में विडंगारिष्ट जैसा मेडिसिन जाना चाहिए। मतलब हफ्ते में एक बार एक किरमानी ओवा और विडंग एरंडेल तेल और बीच में विडंगारिष्ट। हाँ, इस तरीके से मैं यूज करता हूँ। बीच में विडंगारिष्ट ही देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मेरा कृमिघ्न का कुछ कॉम्बिनेशन रहेगा तो वो शुरू रहता है। मेरे कहने का मतलब है कि प्रकृति विघात का काम बीच में करने वाला मेडिसिन चाहिए और अपकर्षण का काम करने वाला जो मेडिसिन है वो वीकली वंस वगैरह ऐसा चाहिए। ये हो गया नॉर्मल, ये कंडीशन कैसे हैंडल करना है। लेकिन अगर कुछ जैसे ग्रंथों में वमन विरेचन या फिर बस्ती जो है आस्थापन बस्ती वगैरह ये भी दिया हुआ है कृमि की चिकित्सा के लिए। तो वो करने का अगर कंडीशन रहेगा आइडियली
उतनी अगर संप्राप्ति निबिड़ रहेगी तो इससे फायदा मिलेगा ही ऐसा नहीं। वो संप्राप्ति आपका कितना गंभीर है उसके ऊपर वो डिपेंड है। गंभीर अगर संप्राप्ति है तो आपको वो वमन विरेचन फिर बस्ती ये जो चिकित्सा है ये पहले कर लेने पड़ते हैं। सर मधुर रस के साथ में मतलब ये किरमानी यो अजवाइन वो हुआ, जैसे गुड़ और ये देखे रात में गुड़ के साथ ही है वो किरमानी गुड़ के साथ और विरंग और गुड़ ऐसा गुड़। और रात में जैसे आरगवत कपिला 3-4 दिन ऐसे कंटिन्यू, ये भी मैंने किया है आरगवत कपिला से। जैसे रात में देना ही है, मतलब आप जैसे कह रहे हैं कि पेशेंट के ऊपर डिपेंड है, 3 दिन देना है या फिर हर हफ्ते में 3 दिन रिपीट या 15 दिन ले, वो सब। हाँ, वो आप संप्राप्ति के हिसाब से देख सकते हैं। पेशेंट एग्जॉस्ट नहीं होना चाहिए, पेशेंट का बल हानि नहीं होना चाहिए, ये सब सोच के आप आपके सत्संग विवेक बुद्धि से पैटर्न क्रिएट कर सकते। आरगवत कपिला, सिर्फ आरगवत कपिला से भी तो ये होता है, कृमिग्न चिकित्सा हो सकती है ना, क्योंकि कपिला भी है उसमें। और लेकिन मैंने मतलब खुद ही ऐसे आरगवत कपिला से इतना विरेचन होता ही है ऐसा भी नहीं देखा है। तो क्या तो दीपन पाचन या फिर खाने में थोड़ा सा घृतपान दे के ही आरगवत कपिला का यूज करना है, ऐसे कुछ? यदि दोष ज्यादा है तो विरेचन नहीं होते हैं ऐसे? नहीं, ये तो कोष्ठ के हिसाब से है और डोज के हिसाब से है। किसी किसी पेशेंट को तो मैंने ऐसे पेशेंट देखे जिनको अभयादि मोदक से भी जुलाब नहीं हुई और वो अभयादि मोदक जैसा दवाई डेली लेते हैं पेट साफ होने के लिए, और उससे भी पेट साफ नहीं हो रहा है तब मेरे पास आए हुए हैं। ऐसे भी पेशेंट मैंने देखे। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन तो बहुत डेंजर चीज है। लेकिन ये क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में तो रुक्षता काफी रहती है ना पेशेंट में, तो ये अभयादि मोदक जैसा रुक्ष कल्प से लेकिन और रुक्षता बढ़ेगी और ज्यादा तकलीफ हो जाएगी पेशेंट को। हाँ, लेकिन ये पेशेंट को पता नहीं रहता ना। उदरशूल वगैरह लेके पेशेंट आते हैं। हाँ, पेशेंट एक्चुअली ये खुद ही अभयादि मोदक जैसे दवाइयाँ लेने लगे आजकल क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन में। हेलो सर, मेरी मदर इन लॉ है, उनका ऐसे है कि उनका ऐसे कि 66 ईयर्स ओल्ड और कॉन्स्टिपेशन उनको ऐसे रहता ही है क्रोनिक, बट साथ में उनको मुखपाक भी रहता है। तो कुछ थोड़ा भी अगर तीखा हो तो उनको बहुत ज्यादा तीखा लगने लगता है, बाहर का वो खा नहीं सकते। बाकी पेट दर्द नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता। कॉन्स्टिपेशन ये जो चीज है एक्चुअली ये काफी वास्ट टॉपिक है, इसमें मैं अलग से मास्टर क्लास लेने वाला हूँ कॉन्स्टिपेशन का और अम्ल पित्त या अजीर्ण जो है इसके लिए 2 अलग अलग टॉपिक लेके। लेकिन अगर हम देखने जाएंगे कॉन्स्टिपेशन क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के लिए तो हमें ये देखना पड़ता है कि दीपन पाचन करके अनुलोमन या सर या भेदन धर्म वाला मेडिसिन पेशेंट को यूज करने की कंडीशन है, या पेशेंट को खाली आंतों में रुक्षता आई हुई है मिथ्या उपचार करके करके, और वो आंतों की स्निग्धता बढ़ा के पुरस्चरण गति बढ़ा के ऐसा कुछ हमें मेडिसिन यूज करना है। वहाँ के माउंस को, स्नायु को और नर्व्स को बल देने वाला मेडिसिन यूज करना है क्या,
ये पहले हमें जानना जरूरी होता है कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट के बारे में। तो ये जो है हम उनकी जब प्रॉपर कंसल्टेशन लेंगे, प्रॉपर पेट वगैरह चेक करेंगे, जीवा चेक करेंगे, कुछ लक्षण जो है वो हमें उससे भी पता चलता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल जब पेशेंट का प्रॉब्लम उनका मतलब पित्त से, सॉरी, यकृत से जो पाचक पित्त है उसका सिक्रीशन अगर अच्छी तरह से नहीं हो रहा है और यकृत अगर यकृत का कार्य है वो अगर ठीक से नहीं चल रहा है, तो और उसकी वजह से अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो ड्रग ऑफ चॉइस होता है आरोग्यवर्धिनी या पटोल कटुरोहिण्यादि कषाय या फिर भृंग राजासव। ये तीनों में से कोई मेडिसिन हमें सिलेक्ट करना होता है। ये हो गया। फिर अगर आपको आंतों को बल देना है और पहले मिथ्या उपचार करके करके प्रॉब्लम हुआ है कॉन्स्टिपेशन का, तो लाइन ऑफ थिंकिंग अलग रहती है। तब आपको दशमूल, ज्येष्ठमद, भावा मगज वगैरह ऐसे जो मेडिसिन है जो वातग्न है, जो मधुर रस या मधुर विपाक वाले और स्निग्ध गुण वाले हैं, ऐसे मेडिसिन आपको यूज करने होते हैं अपान काल में। उसका काढ़ा बना के उसमें थोड़ा सेंधा नमक डाल के तो उससे रिजल्ट मिलता है। और यही कैटेगरी के जो पेशेंट है उनमें अगर ये रिकरेंट इशू है और पाचक पित्त का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो स्टमक का सिक्रीशन हो, एंजाइम्स का हो या फिर लीवर का हो, उसमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है और हमें तो की स्निग्धता बढ़ानी और ये बाकी की जो चीजें मैंने बताई उस पे ही काम करना है, तो ऐसे पेशेंट्स में अपान वायु जो है वो अनुलोमन करने के लिए और वहां पे फिर हम दशमूल काढ़ा और जो अनुलोमन तेल है या चिंता लवन तेल है, अगस्ती फार्मेसी का आता है, दातार शास्त्री जी का जो कल्प है, उसमें शेंग तेल और चिंतेचा कोड़ मतलब टैमरिंडस का निचोड़ा हुआ जो पानी है वो, और हाँ ये जो है, और सेंधा नमक, ये प्रधान द्रव्य उसमें है। तो दशमूल काढ़ा इनका निरूह और अनुलोमन तेल का अनुवासन या मात्रावत तो कुछ है। इसका अल्टरनेट अगर हम प्रयोग करेंगे तो इससे जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की जो आदत हुई रहती है ये जाने के लिए मदद होती है। और जैसे आपने बोला मलावष्टम्भ और मुखपाक भी होता है, तो हाँ, तो उनको क्या लगता है कि कॉन्स्टिपेशन इज नॉट अ सीरियस इशू, मुखपाक क्योंकि उनको खाने में प्रॉब्लम होता है, तो लाइक उनका मेन फोकस रहता है मुखपाक के लिए कुछ ट्रीटमेंट दो। हाँ नहीं, एक्चुअली मलावष्टम्भ की वजह से जब मुखपाक होता है तो मलावष्टम्भ हम उष्णता ना बढ़ाने वाले मेडिसिन से अगर ट्रीट करेंगे और जो उष्णता मल के माध्यम से अगर निकल जाएगी तो मुखपाक अपने आप ट्रीट होता है। इसमें त्रिफला, दशमूल, यष्टि, भावा मगज वगैरह ऐसे जो मेडिसिन हैं जो शीतवीर्य, मधुर रस, मधुर विपाकी, स्निग्ध गुण वाले अगर होंगे तो इसका ऐसे कल्प अगर इनका इस्तेमाल करेंगे तो ये मुखपाक भी ठीक होता है। और मुखपाक को अलग से ट्रीट करने के लिए भी आप वैसे ही त्रिफला, दशमूल, यष्टि वगैरह ऐसा जो है इसका गंडूश वगैरह ऐसे करने के लिए अगर देंगे तो उससे भी वो मुखपाक ट्रीट होता है। और रहा सवाल अगर B12 डेफिशिएंसी की वजह से भी अगर मुखपाक हो रहा है क्या, तो वो भी एक आपको देखना पड़ता है, क्योंकि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स में और स्ट्रेस इंड्यूस से दो प्रॉब्लम्स की वजह से B12 डेफिशिएंसी भी होती है, इसमें रिकरेंट मुखपाक ये लक्षण हमें दिखता है। यस सर, थैंक यू।
और कुछ सवाल है लास्ट शॉर्टकट वाला तो लेंगे, नहीं तो फिर एंड करेंगे। सर ये जो माधव रसायन और ये सब बोलते हैं तो वो आई मीन कैन वी यूज इट एट प्रिवेंटिव और फिर पोस्ट कोविड में भी वो यूज कर सकते हैं क्या? एक्चुअली माधव रसायन की जो रेंज है प्रिवेंटिव के लिए भी है और डिसीज कंडीशन के लिए भी है और पोस्ट कोविड के लिए है कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन वो यूज करके देख सकते हैं। मैंने तो अभी तक नहीं किया है यूज, लेकिन वो प्रूवन है, वो रिसर्च वगैरह भी उस पर काफी सब हुआ है, तो वो सेफ और गारंटेड मेडिसिन है यूज करने के लिए कोविड। लेकिन मैंने यूज इसलिए नहीं किया है अभी तक क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ थोड़ा खुद का डिवोशन या कुछ ढूंढने की एक क्या बोलते हो एक कीड़ा है, तो उसके लिए मैं ना अक्सर कुछ जो अवेलेबल होता है वो जल्दी यूज करके नहीं देखता हूँ। नहीं तो मेरी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ग्रोथ ना रुके, इसलिए मैं ऐसे प्रयोग करता हूँ। लेकिन अगर करना है यूज कुछ किसी पेशेंट में आपको और जरूरत है और उनको हम मतलब रिजल्ट चाहिए गारंटेड, ऐसी कुछ कंडीशन आपको मिले तो आप बिंदास यूज भी कर सकते हैं। उसके सर ये रिजल्ट सिद्ध औषधि प्रकाश वैद्य चंद्रशेखर, क्या नाम बताया सर, प्लीज रिपीट कीजिए। वैद्य भूषण गणेश शास्त्री जोशी। गणेश। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके पास ना मतलब बुक्स जो है ना आयुर्वेदिक, उसके काफी सारा संग्रह होना चाहिए। मेरे पास तो लाइब्रेरी बन सकता है, इतने मेडिसिन इतने बुक्स हैं। मैं जब घर शिफ्टिंग करता हूँ ना तो लगभग 10-12 गोनी बुक्स हो जाते हैं मेरे कपट से निकलते। अरे वाह। मतलब आप भी अगर ऐसे करेंगे तो आपका चिकित्सा के लिए सर कौन सा बुक प्रिफर किया जा सकता है? मतलब अभी प्रैक्टिकल यूज, जैसे क्लिनिकल यूज बोल सकते हैं। ज्यादातर गुणे शास्त्री का जो बुक है रस शास्त्र के लिए, फिर रसतंत्र सार और सिद्ध औषधि संग्रह, ये जो बुक है इसके 2 पार्ट्स है, वो यूज कर सकते हैं। फिर आयुर्वेद सार संग्रह है, ये भी अच्छा है बुक। फिर आरोग्य प्रकाश एक बुक है, वो भी अच्छा है। फिर चिकित्सा प्रदीप, इनका चिकित्सा प्रदीप नाम का एक बुक है, मामा गोखले, वैद्य मामा गोखले इनका, ये भी अच्छा है बुक। और ये मैंने सिद्ध औषधि प्रकाश कहा वो। फिर यशस्वी औषधि करके एक बुक है नीदे देशपांडे जी उनका, वो भी मैं यूज करता हूँ। और फिर ये सहस्त्र योगम जो है ये भी मैं आजकल यूज कर रहा हूँ। सहस्त्र योगम लेखक या तो कौन है? ये साउथ के कोई तो है लेखक, शिव कुमार मिश्र कुछ तो लिखा है इसमें। ये उनका है या पीएस वेरियर उनके इसमें से किसी का है कुछ, अब मेरे को कुछ पता नहीं। लेकिन काफी फेमस ग्रंथ है साउथ का सहस्त्र योगम। मेरे पेशेंट्स का अगर आप ट्रीटमेंट अगर देखेंगे ना आप, रियली आप चकरा जाओगे। बहुत कम मेडिसिन रहते हैं और आपको लगेगा इतने से मेडिसिन से रिजल्ट कैसे मिला।
सर पर वही आवर की नीड है, क्योंकि आजकल लोगों को बहुत सारे मेडिसिन लेना, वो भी पैलेटेबिलिटी इश्यूज रहता है, तो एग्जैक्टली ये एरा में वैसे ही मेडिकेशंस चाहिए। मैंने तो काफी पेशेंट, जैसे मैंने कहा, एक भृंगराजासोसिस ट्रीट किए हैं। फिर टिपिकल आपको कल्प का कार्य कैसे होगा ये पता रहेगा ना। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेशेंट थी, उसको हमेशा कंप्लेंट होते थे कि उसका मतलब पेट में दर्द होता था और पेट साफ नहीं हो रहा था। फिर टंग में देखा तो सामता थी। फिर पेट चेक किया तो वहाँ पे टॉक्सिन्स की वजह से जो ग्रहणी का वगैरह रीजन होता है वहाँ पे फिर पीड़न स्पर्शतत्व था। तो ऐसे कंडीशन में अभी मैं आपको डायरेक्ट बताता नहीं हूँ दवा, मैं आपको केस बता रहा हूँ, समझो ये। तो आप क्या सोचोगे? उनको मतलब भूख नहीं लग रही है, एसिडिटी जैसे सिम्टम्स है, और पेट में दर्द हो रहा है, और कॉन्स्टिपेशन है, और फिर म्यूकस भी जो समझो जा रहा है, तो क्या यूज करना चाहिए? जिह्वा साम है। प्रकृति क्या थी पेशेंट? प्रकृति वात पित्त कफ वाला तो मैं कुछ ज्यादा निकालता नहीं हूँ कभी ऐसा, लेकिन नहीं, क्योंकि लेकिन चित्र का हाँ बोलिए ना। चित्र का दिवटी, चित्र का मतलब पाचन और अनुलोम तीनों हिसाब से हम दे सकते हैं। अपानु में विथ घृत के साथ भी दे सकते हैं, या फिर हिंगवाष्टक जैसे भी सादा। नहीं नहीं, ये नहीं है डॉक्टर, मैं बाद में बताता हूँ, और ये क्यों नहीं है वो भी बताता हूँ। तब तक दूसरा कोई वैद्य अपना अभिप्राय व्यक्त कीजिए। अर्चना जी आप सोचिए कुछ। और कौन है जो बोल नहीं रहा? सचिन जी है, बोलिए। और राजेंद्र जी कहाँ गए? कुछ सोच रहा है अर्चना जी? नहीं सर। हाँ, वो पेशेंट में खाली मैंने शंखवटी यूज किया और सिर्फ शंखवटी से रिजल्ट दिया। एक बार नहीं, काफी बार, जब जब उनको एपिसोड आता था ना वैसा। सर सही भी ये भी पूछना था कि शंखवटी कब दे, लघु सुक्षेत्र कब दे, चित्र अधिवटी कब दे, आम पाचक कौन सी कंडीशन, ये थोड़ा सा जरा ब्रीफ में बताइए ना प्लीज। हाँ, एक्चुअली ये भी ग्रहणी अतिसार चिकित्सा है ना, इस पे एक पूरा सीरीज बन सकता है। ये भी मेरा फेवरेट टॉपिक है, ये बताऊंगा बाद में मैं। बाद में लूंगा मैं ये, लेकिन अभी बताता हूँ आपको थोड़ा। चित्रकादिवटी जो है ना, ये दीपन पाचन ग्राही काम करती है, अनुलोमन के लिए नहीं यूज करना। तो चित्रकादिवटी ड्रग ऑफ चॉइस ऐसे कंडीशन में नहीं है। जब ग्रहणी है, मोशन को बार बार जाना पड़ रहा है, या जब अतिसार वाला कंडीशन है और दीपन पाचन भी करना है, तब हमें चित्रकादिवटी यूज करना। फिर वैसे ही कंडीशंस में आप लघु सूच्यकर भी यूज कर सकते हैं। और चित्रकादिवटी और लघु सूच्यकर जो है, अगर पित्त प्रकृति या पित्त विकृति वाला पेशेंट है तो ये इस्तेमाल आप नहीं करना है, या संभल के करना है, क्योंकि इससे उष्णता बढ़ती है। गुददाह ये लक्षण इससे सबसे पहले आ सकता है, उष्णता बढ़ने की वजह से। या फिर इससे, या शंखवटी भी अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि पेशेंट जो है उसमें अगर ये मतलब फिशर वगैरह कुछ है तो वो भी बढ़ सकता है। ये भी आपको सब पता होना चाहिए कब कौन सा इस्तेमाल करना। फिर और कौन सा बोले आप मेडिसिन? हिंगवाष्टक, लवण भास्कर, सूच्यकर सादा। हाँ, सूच्यकर जो हिंगवाष्टक है, भी तो दीपन पाचन ग्राही हो सकता है, ग्राही नहीं आएगा। हिंगवाष्टक मैंने ज्यादा नहीं यूज किया है कभी,
लवन भास्कर भी मैंने ज्यादा कभी यूज नहीं किया है। लेकिन जो हिंगवाष्टक है वो तो जब गैसेस और शूल ये लक्षण प्रधान होता है तब, आधवान ये लक्षण प्रधान होता है तब हिंगवाष्टक का रूल आता है। लवन भास्कर जो है ये जब अग्नि दीपन भी आपको अच्छी तरह से करना है, पाचन भी करना है, तब लवन भास्कर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और क्या बोला आपने? शंखवटी कब करते हैं फिर? ये भी तो दीपन पाचन और ग्राही में ही आ जाएगा ना शंखवटी? नहीं, शंखवटी नहीं, वो हाथों की पुरस्चरण गति बढ़ाता है शंखवटी, इसलिए तो ये मतलब मलाष्टम जैसे कंडीशन। हाँ, अनुलोमक। हाँ, इसलिए तो ये पेशेंट में मैंने शंखवटी का इस्तेमाल किया। तो ये अपानो ही देना पड़ेगा, और पित्त प्रकृति पेशेंट में देना पड़े तो क्या घृत के साथ खाने के लिए कहना है? वो डिपेंड्स, अभी घृत जो है वो सामावस्था नहीं है तभी यूज कर सकते हैं। क्योंकि मुझे तो हमेशा प्रॉब्लम ही होता है सर, खुद को भी, मतलब यदि शंखवटी या चित्रकादिवटी। सूतशेखर जो है वो अगर साम पित्त की अवस्था है और साथ साथ में सृष्टमल प्रवर्तन वगैरह है या अतिसार की कंडीशन है, तब ड्रग ऑफ चॉइस सूतशेखर रहता है। सूतशेखर भल्ला तक वाला कल्प है, साम पित्त पे काम करता है और ग्राही कार्य करता है सूतशेखर, ये ध्यान में रखिए। ग्राही ना। और शिवाक्षार पाचन और ये लशुनादिवटी वगैरह जो है वो भी जब अम्ल धर्म बढ़ा हुआ हो, क्षार अम्ल और समझ ये जो बोलते हैं ना, जो अम्ल धर्म जब बढ़ा हुआ हो और उसकी वजह से जब अतिसार होता है या वर्षा ऋतु में जो अतिसार होता है उसमें जब सामावस्था होती है तब लशुनादिवटी का रोग होता है। ऐसे अगर आपको एक एक मेडिसिन का परफेक्ट अवस्था अगर पता चला तो आप एक एक मेडिसिन से भी पेशेंट ट्रीट कर सकते, खाली उसका डोज चेंज करके। सही करें। फॉर एग्जाम्पल ऐसी कंडीशन हो, आपको पता चला लशुनादिवटी का रोल है और कुछ फीशर वगैरह होने के चांस नहीं है या हिस्ट्री नहीं है या पित्त प्रकृति या विकृति नहीं है, लशुनादिवटी ड्रग ऑफ चॉइस है, तो सामता कितनी है उसके ऊपर आप 2 BD या फिर 2 TDS या 1 QID वगैरह ये डोज अगर आपने परफेक्ट एडजस्ट भी कर लिया तो एक ही दवा से आप पेशेंट ट्रीट कर पाओ। या फिर ये दवा कब टेपर करनी है, कब बंद करनी है, ये भी आपके दिमाग में पहले से ही होना चाहिए। गुददाह होने लगा, मुखपाक लक्षण आने लगा या कुछ ऐसा कुछ होने लगा या अति क्षुधा लगने लगी, ऐसा कुछ लगा तो आपको ये मेडिसिन टेपर करके बंद करना है या डायरेक्ट बंद करना है, ये सब प्लान आपका सब रेडी होना चाहिए। फिर कौन से दूसरे मेडिसिन शुरू में से होना है क्या वगैरह सब। शुरू में सिर्फ 7 या 8 दिन के लिए या 5 दिन के लिए ऐसी दवाई लॉन्ग टर्म यूज नहीं करना है। शंखवटी नहीं करना है, लघु सूतशेखर सब हो या फिर चित्रकादिवटी हो या फिर लशुनादिवटी है, ये सब लॉन्ग टर्म यूज करने की दवा ही नहीं। लवन भास्कर भी, हिंगवाष्टक भी लॉन्ग टर्म नहीं यूज करते। हिंगवाष्टक में जो हिंग रहता है तो उसकी वजह से वोमिटिंग सेंसेशन होता है काफी पेशेंट्स को। कुछ पेशेंट्स थैंक यू सर। कर्पूर रहता है उससे भी वोमिटिंग सेंसेशन रहता है। ठीक है, चलेगा, अभी सेशन एंड करते हैं। थैंक यू। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आप सभी ने काफी सारा योगदान दिया है ये मास्टर क्लास में, इसलिए आप सभी का धन्यवाद।